मित्रों, ईपीजी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर देवेंद्र चौबे, भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी का अध्यापक हूँ। आज हम लोग ईपीजी इस पाठशाला के तहत कमलेश्वर की चर्चित कहानी राजा निर्मलशिया पर बातचीत करेंगे। आप जानते हैं कि साहित्यिक विधाओं में कहानी का महत्वपूर्ण स्थान है। कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती है, बल्कि उसमें जीवन का एक बड़ा सत्य उभर करके सामने आता है। और इसीलिए कई बार जो कथाकार होता है, इस जीवन के सत्य को दिखाने के लिए अनेक तरह की संरचनाओं का सहारा लेता है। और इसीलिए जब हम राजा निर्मलशिया पर बातचीत करेंगे तो आप देखेंगे कि इस कहानी को पढ़ने के बाद या इस पाठ को पढ़ने के बाद आप एक तरह से राजा निर्मलशिया कहानी के मूल कथ्य को समझ पाएंगे। इसी तरह से कहानी में आए जो स्त्री पात्र हैं, उनके माध्यम से स्त्री समाज की जो छवि हमारे समाज में है, उसके बारे में भी एक राय हमें पता चलेगी। साथ ही यह कहानी यह भी बतलाती है कि किस तरह भारतीय समाज एक तरह से दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा जो बड़ा ही संपन्न है और बड़ा ही एक तरह से समृद्धशाली है, लेकिन इसके समानांतर जो दूसरा हिस्सा है वो काफी गरीब है या निम्न मध्य वर्गीय जिंदगी जी रहा है और उसे अभी भी अपने समाज में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए छोटे छोटे मतलब उपाय करने पड़ते हैं। जैसे किसी से कर्ज लेना पड़ता है, तो किसी से कभी किसी खास तरह से उसका एक तरह से एहसान लेना पड़ता है। और इसीलिए यह कहानी भी इस तरफ इशारा करती है कि कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जो समाज का जो सबसे कमजोर वर्ग का आदमी होता है, जिसे हम मध्य वर्ग का आदमी मानते हैं, वह कई बार कर्ज के चलते आत्महत्या भी कर लेता है और जीवन से एक तरह से अपना नाता भी तोड़ लेता है। तो कई बार हम लोग कहते हैं कि कहानी आखिर है क्या। दरअसल कहानी मतलब कहानी होती है, चाहे व्यक्ति की कहानी हो या समाज की कहानी हो या मनुष्य की कहानी हो। और इसीलिए एक तरह से राजा निर्वंशिया कहानी को भी कमलेश्वर एक तरह से कई तरीके से समाज को समझने का इसमें तरीका अख्तियार या तरीका अपनाते दिखाई पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह कहानी एक तरह से मतलब दो स्तर पर चलती है। और इस कहानी में जो कथावाचक है या नरेटर कहानी का है, यह भी कहानी की कला होती है कि कहानीकार किस तरीके से कहानी को प्रेजेंट करता है, कहानी को आपके सामने रखता है या कहानी को प्रस्तुत करता है। और कई बार कोई कहानी इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि कहानी कहने की जो कला है या कहानी सुनाने की जो कला है, वह कहानी को काफी महत्वपूर्ण बना देती है। और इसीलिए इस कहानी में भी देखेंगे कि नरेटर जो है या कहे कि कथावाचक जो है एक तरह से कहानी कहता है और कहीं ना कहीं उस कहानी में अपने आप को पाता है, अपने आप को खड़ा करता है, अपने आप को शामिल करता है, अपने आप को एक तरह से समाज के बीच ले आकर के खड़ा कर देता है। और इसीलिए इस कहानी में कहानी दो स्तर पर चलती है। नरेटर एक तरह से राजा निर्वंशिया की कहानी सुनाता है और उसके समानांतर इस कहानी का जो मुख्य पात्र है जगपति और उसकी पत्नी जो चंदा है, तो समानांतर उन दोनों की कहानी चलती रहती है। और इसीलिए कहा जा सकता है कि नरेटर जिस तरह से इस कहानी को हमारे सामने रखता है, उसमें राजा निर्वंशिया के बहाने एक तरह से निर्वंशिया की जो लोक कथा है उसके समानांतर एक तरह से जो जगपति है उसकी जिंदगी कहानी भी चलते रहती है। आप कह सकते हैं कि इस कहानी में एक तरह से दो युगों की कहानियां हैं। और कई बार पाठक जब इस कहानी के बारे में सोचता है, कहानी पर विचार करता है, तो लगता है कि हाँ, हम एक तरह से दो समय की कहानी देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी खास विशेषता इस कहानी की है कि इस कहानी में या इस कहानी के जरिए यह भी दिखाने की कोशिश की जाती है कि कहीं ना कहीं इन दो कहानी के जरिए कहानीकार एक तरह से एक पुराने समाज की कहानी, फिर एक नए समाज की कहानी, या इसके समानांतर कह सकते हैं एक प्राचीन समाज की कहानी और दूसरा एक तरह से आधुनिक या नए समाज की कहानी। तो यह भी कहा जा सकता है कि पुराने समाज में जो हमारा समाज था, जो स्त्री के प्रति जो दृष्टि थी भारतीय समाज की या किसी भी समाज में हो सकती है, और ठीक उसी प्रकार की दृष्टि आधुनिक समाज में भी भारतीय समाज में स्त्री के प्रति है। कहने का अर्थ यह है कि इस कहानी के जरिए कहानीकार ने एक तरह से यह दिखाने की कोशिश की है कि चाहे प्राचीन भारतीय समाज हो, चाहे आधुनिक भारतीय समाज हो, स्त्री की जिंदगी हमेशा विडंबनापूर्ण रही है। स्त्री को हमेशा एक तरह से अपना पक्ष रखने के लिए, अपने को एक तरह से बेहतर दिखाने के लिए हमेशा प्रमाण देने की जरूरत पड़ती है।
सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए या हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि आखिर ये कहानी है क्या? ये कहानी कैसे मतलब आगे बढ़ती है? और इसीलिए जब इस कहानी को आप पढ़ेंगे, राजा निर्वंशिया को, तो देखेंगे कि कहानी के 3 मुख्यतः स्तर हैं। कहानी के पहले हिस्से में एक तरह से यह दिखाने की कोशिश होती है कि एक तरह से कहानी शुरू हो रही है। जैसे मैं शुरू का हिस्सा रखता हूँ आपके सामने। कहानीकार लिखता है, एक राजा निर्वंशिया थे। माँ कहानी सुनाया करती थी। उनके आसपास ही 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठियों के फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गौरव को पर चढ़ाने के लिए उत्सुक बैठ से जाते थे। आटे का सुंदर सा चौका पूरा होता, उसी चौके पर मिट्टी की 6 गौरें रखी जाती, जिनमें से ऊपर वाली के बिंदिया और सिंदूर लगता, बाकी 5 नीचे दबी पूजा ग्रहण करती रहती। एक और दीपक की बाती स्थिर से जलती रहती और मंगल घाट पर रखा रहता, जिस पर रोली के से साथिया बनाया जाता। सभी बच्चों के मुख पर फूल चढ़ाने की उतावली की जगह कहानी सुनने की सहज स्थिरता बनी रहती। एक राजा निर्वंशिया थे, माँ सुनाया करती थी। उनके राज में बड़ी खुशहाली थी। सब वर्ण के लोग अपना अपना काम काज देखते थे, कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था। राजा की एक लक्ष्मी सी रानी थी, चंद्रमा सी सुंदर और राजा को बहुत प्यारी। राजा राजकाज देखते और सुख से रानी के महल में रहते। तो यह जो कहानी कहने का जो पहला हिस्सा है, जिसमें कहानीकार यह दिखाने की कोशिश करता है कि कहानी है जो कही जा रही है, और इसीलिए इस कहानी के जरिए एक तरह से राजा बार बार यह दिखाता है कि किस तरह से कहानी के जरिए बच्चों के अंदर उत्सुकता होती है। लेकिन ठीक उसी के समानांतर फिर राजा कहता है कि हाँ, इसी तरह से हमारे समाज में एक तरह से जगपति नाम का एक व्यक्ति है, जिसकी शादी चंदा से होती है। और चंदा के परिवार वाले कुछ खास परिवार की अपना एक परंपरा है, जिसके चलते ससुराल नहीं भेजना चाहते हैं। और कहा जाता है कि बिना दुल्हन के एक तरह से बारात वापस लौट पड़ती है। और फिर बाद में साल भर बाद लड़की वाले लड़कों से माफी मांगते हैं और फिर कहते हैं चंदा हंसी खुशी विदा मतलब अपने मायके से विदा होकर ससुराल चली आती है और फिर अपना एक तरह से अपने ससुराल में रहना शुरू करती है। वहाँ पर लड़की की जो माँ है बहुत अच्छी है, बहू को देख करके बहुत खुश होती है। और फिर एक तरह से कहा जाता है कि वह अपने घर का सारी चाबी जो मालिकाना हक होता है अपनी बहू को दे देती है। और इस प्रकार धीरे धीरे घर का सब कुछ ठीक ठाक चलने लगता है। लेकिन फिर जीवन में एक दुखद घटना घटती है। करीब 3-4 साल के बाद उसकी सास का देहांत हो जाता है और फिर उसके बाद जगपति और चंदा जो है अपना आराम से जिंदगी एक तरह से गुजर बसर करने लगते हैं। उधर नरेटर यह भी बताता है कि राजा निर्वंशिया का भी जीवन ठीक ठाक चल रहा है। पति पत्नी दोनों साथ में रहते हैं, बातचीत करते हैं, जीवन को ठीक ठाक बिता रहे हैं। कहानी का दूसरा हिस्सा वहां से शुरू होता है, जब बताया जाता है नरेटर द्वारा कि राजा जो निर्वंशिया थे उनको एक तरह से आखेट का बहुत शौक था, आखेट पर जाने का। और वो आखेट पर जाते और एक तरह से सप्ताह भर मतलब शिकार करके वापस अपने घर लौट आते। लेकिन एक बार राजा जंगल जाते हैं आखेट पर, लेकिन 7वें रोज वापस नहीं लौटते हैं। इससे प्रजा में काफी बेचैनी फैलती है और सबसे अधिक जो परेशानी होती है राजा की रानी को होती है। और रानी जो है मंत्री को लेकर के एक तरह से राजा की खोज में निकल पड़ती है और फिर काफी जंगल भटकती है, ढूंढती है, फिरती है, लेकिन उसे राजा नहीं मिलते हैं। अब फिर वापस वो बिना राजा के लौट आती है। आकर देखती है अरे राजा तो घर पर आए हुए हैं, और फिर उनको राजा को देख करके महल में बहुत खुश होती है। लेकिन राजा जब यह देखता है कि उसकी रानी जो है मंत्री के साथ महल में प्रवेश कर रही है, तो उसे थोड़ा सा निराशा होती है कि आखिर मेरी पत्नी जो मेरी रानी है, मंत्री के साथ उसे जाने की क्यों जरूरत पड़ी। और उसके मन में कुछ संदेह के भाव आते हैं। लेकिन रानी जो है बहुत समझदार है, बहुत चतुर है, और बहुत एक तरह से कहिए कि मतलब एक जीवन के प्रति जो गहरी आस्था रानी के मन में है। और इसके कारण वह एक तरह से राजा को यह समझाने में सफल हो जाती है कि मैं तो आपकी खोज में गई थी और मंत्री जो थे एक तरह से हमारी मदद कर रहे थे। और राजा उसकी बात पर विश्वास कर लेता है, भरोसा कर लेता है, और फिर दोनों की फिर दोबारा जिंदगी मतलब ठीक ठाक चलने लगती है। इसी बीच क्या होता है कि जैसे राजा आखेट पर जाता था, वैसे ही जगपति को भी
अपने दूर के रिश्ते के भाई एक तरह से दयाराम की शादी में जाना पड़ता है। वहाँ पर काफ़ी शादी की चहल-पहल है और शादी की चहल-पहल के बाद एक दिन अचानक होता है कि डाकू डाकू जो है लूटने के लिए हमला कर देते हैं घर पर और फिर नतीजा ये होता है कि काफ़ी गोलाबारी होती है और उसमें दयाराम जो है और जगपति जो है डाकू का जम के मुकाबला करते हैं। लेकिन इसी में एक तरह से मतलब दोनों घायल हो जाते हैं और दयाराम के साथ एक तरह से मतलब जो आपका जगपति है वो भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। रिश्तेदार आते हैं, हालचाल पूछते हैं, अस्पताल में देखते हैं कि इलाज ठीक-ठाक चल रहा है, फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन जो जगपति की पत्नी जो चंदा है, वह जब अस्पताल आती है अपने पति को देखकर बहुत दुखी होती है और फिर उसके साथ अस्पताल में रहने लगती है, उसके देखभाल करने के लिए। और वहाँ बहुत दुखी होती है कि डॉक्टर बोलते हैं कि सभी काफ़ी दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा, ताकत की दवाई खानी पड़ेगी, इलाज काफ़ी खर्चीला है। पत्नी बहुत परेशान होती है और कमलेश्वर ने यहाँ पे बड़ी खूबसूरती के साथ इस कहानी में यह दिखाने की कोशिश की है कि भारतीय समाज की जो संरचना है, उसमें जो परिवार का जो कंसेप्ट है कि हाँ, परिवार में एक पति होता है, पत्नी होती है, उसके बच्चे होते हैं, उसके माता-पिता होते हैं, जो पूरा हमारा एक संयुक्त परिवार है, उसमें एक पत्नी जो है अपने पति का कितना ख्याल करती है और ठीक इसी प्रकार यह भी दिखाने की कोशिश होती है कि एक पति जो है अपनी पत्नी का कितना ख्याल करता है और इसी का नतीजा होता है कि धीरे-धीरे एक तरह से इस कहानी में आप देखेंगे कि एक तरह से चंदा जो है अपने पति का काफ़ी ख्याल करती है, लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि उसके पति को काफ़ी महँगी दवाई की ज़रूरत पड़ रही है और उतना पैसा उनके पास नहीं है। उसी अस्पताल में बचन सिंह नाम का एक जो वार्ड बॉय है, जो कंपाउंडर है, वह किसी खास कारण से आप कह सकते हैं कि चंदा के प्रेम में एक तरह से मतलब आवेशित होकर के उसकी मदद करने लगता है और अस्पताल में जो बहुत महँगी-महँगी दवाइयाँ होती है, अपने अस्पताल से उसे देता है। अस्पताल में जो दवाई नहीं होती है, उसे दूसरे शहर के दूसरे अस्पताल से मँगाता है। यहाँ तक यह भी कहता है कि अगर यहाँ दवाई नहीं है, तो अगर अस्पताल के ज़रिए हम मँगाएँगे तो काफ़ी दिन लगेगा। तो चंदा को लगता है कि कैसे ये काम चलेगा? जगपति को भी लगता है कि इतनी महँगी दवाई का इलाज हम कैसे करा पाएँगे? लेकिन अचानक उसको लगता है कि दवाई जब मिलनी शुरू होती है तो उसे थोड़ी-सी जिज्ञासा होती है कि दवाई आखिर कैसे इसका इंतज़ाम हो रहा है? और अंत में इन सारे सवालों के जवाब से बचने के लिए चंदा कहती है कि मेरे पास जो कंगन है वह मैंने उसको बचन सिंह को दे दिया, उसके बदले वह मुझे दवाइयाँ माँगी-माँगी दे रहा है। यहाँ पर उसको थोड़ी तसल्ली मिलती है और जगपति फिर ठीक-ठाक होकर अस्पताल से फिर दोनों पति-पत्नी हँसी-खुशी घर आते हैं और एक तरह से मतलब धीरे-धीरे कहा जाता है कि मतलब उनकी ज़िंदगी फिर चलने लगती है। अब यहाँ पर कहानी का ये दूसरा हिस्सा समाप्त होता है और दूसरे हिस्से के बाद कहानी का जो तीसरा हिस्सा है जब शुरू होता है, उसमें कहानीकार ने दिखाया है कि फिर होता है कि राजा एक दिन अपने महल से बाहर निकलता है और कहते हैं कि जब बाहर निकलता है तो वहाँ बाहर उसको मतलब एक महिला देखती है जो एक तरह से झाड़ू लगाने वाली मेहतरनी उसको देखती है और राजा को देखते ही वह मेहतरनी जो है माथा पीटते हुए राजा को कोसती है। अब देखिए समाज में ऐसे दंपति के बारे में, ऐसे पति पत्नी के बारे में क्या एक तरह से सोच है? जो दंपति या जिस पति पत्नी को संतान नहीं होती है, उसमें पुरुष को भी सुनना पड़ता है और उसमें स्त्री को भी सामाजिक एक तरह से आक्षेप सुनने पड़ते हैं। आप गौर करें कि इस कहानी में भी मेहतरनी जब राजा को देखती है सुबह-सुबह तो कहती है, हाय राम, आज राजा निर्मंशिया का मुँह देखा है, न जाने रोटी नसीब होगी कि नहीं, न जाने कौन सी विपत टूट पड़े। अब यह जो महिला कहती है, मेहतरनी जब बात कहती है तो राजा के दिल को चोट कर जाती है और राजा इतना दुखी होता है कि उल्टे पांव महल लौट आता है। अब सोचिए कि राजा है और राजा को एक मेहतरनी सीधे ऐसा बोल देती है। कई बार जो हमारी लोक कथाएं होती है उसमें जो लेखक होता है वह बहुत ही संवेदनात्मक बारीकी के साथ एक तरह से बात कहने की कोशिश करता है कि बड़ी बात है जो राजा को एक तरह से चोट पहुंचाएगी। हो सकता है कि राजा उस बात को सुन करके उल्टे जनता जो है उस पर एक तरह से, जो भी सामने वाला व्यक्ति है, जो आम जनता है, उस पर एक तरह से उसको मतलब काफी गुस्सा होकर के उसको जेल में बंद करने की सजा दे दे। लेकिन राजा निर्वंशिया काफी संवेदनशील राजा है। उनको लगता है कि मेहतरनी ने यह बात क्यों कही कि उसको देखने के बाद उसका जीवन एक तरह से नरक की तरह हो गया और यह बात एक तरह से मतलब बहुत मतलब उसको लगती है
और वापस महल लौट करके अपने मंत्री को आदेश देता है कि जाओ और उस मेहतरनी के घर को अनाज से भर दो, इतना भर दो कि उसको कभी भी मतलब किसी चीज़ की तकलीफ नहीं हो। लेकिन राजा मतलब को जो दुख है, दुख जिस बात का होता है कि उसे बाद में पता चलता है कि जो समाज में जो निसंतान जो दंपति होते हैं, उनको देखना एक तरह से सुबह में या किसी भी समय मतलब अपशगुन माना जाता है। अब यह जो मतलब जो एक तरह से मतलब बात है, राजा को एक तरह से मतलब लग जाती है और राजा एक तरह से मतलब बहुत दुखी होता है और इतना दुखी होता है कि कहते हैं कि इस कहानी में कमलेश्वर ने लिखा है कि एक तरह से मतलब मेहतरनी के घर को अनाज से भरने का आदेश दे करके राजा जो है एक तरह से अपना राशि वस्त्र उतार देता है और उसी वक्त जंगल चला जाता है। रानी को जब पता चलता है तो रानी बहुत दुखी होती है और रानी को उसी रात एक सपना दिखाई पड़ता है। सपने में मतलब उसको मतलब इस तरह से सपना में उसको एहसास कराया जाता है कि उसकी जो संतान प्राप्ति की जो मनोकामना है पूरी होगी। और लेकिन तभी रानी की नींद टूटती है, उसको पता है कि राजा महल छोड़कर जा चुका है और वह बहुत दुखी होती है। और फिर दुखी होने के बावजूद भी रानी जो है, एक स्त्री कितनी मतलब कहिए कि समाज में स्त्री की चाहे जो भी छवि बनाई जाए, स्त्री का जो वजूद है, स्त्री की जो पहचान है, स्त्री की जो अस्मिता है, या कहा जाए कि स्त्री का की जो प्रतिबद्धता अपने परिवार के प्रति, अपने पति के प्रति जो होती है, इतनी है कि वह रानी जो है भेष बदल करके एक तरह से महल के बाहर जाती है और राजा जिस सराय में ठहरा हुआ है उस सराय में वह भटियारिन का भेष बदल करके उसी सराय में पहुंचती है जहां राजा रुके थे। और एक रात राजा की सराय में रुककर वह महल वापस लौट आती है। कहानीकार यह नहीं लिखता है कि उसकी रात उस राजा के साथ वो रात में ठहरी थी या किसके साथ ठहरी थी। लेकिन जाहिर है कि कहानीकार के कहने की जो मंशा है, कहानी की जो कला है, उस कहानी की कला से ही पता चल जाता है कि एक तरह से मतलब रानी जो है राजा के साथ उस मतलब सराय में ठहरी और फिर वो खुशी खुशी महल लौटती है। और इसी बीच राजा जो है अगले दिन सराय छोड़कर दूसरे देश चला जाता है और फिर कुछ पता नहीं चलता है कि क्या हुआ राजा रानी के बारे में। लेकिन एक तरह से कहते हैं कि मतलब कहा जाता है कि इस कहानी का जो अगला हिस्सा जो शुरू होता है, इसमें फिर वो तीसरे हिस्से में अब कहानी समानांतर मतलब जगपति और चंदा की चलती है। जब ये घर आ जाते हैं तो जगपति के पास कोई काम नहीं है, चंदा भी उदास रहती है। फिर दोनों सोचते हैं कि जिंदगी जो चलानी है, जिंदगी उनकी चलने लगती है। और इसी बीच अचानक मतलब एक दिन देखते हैं कि जो अस्पताल का जो कंपाउंडर था, जो बचन सिंह था, अचानक उनके घर दिखाई पड़ता है और तब घर में आकर के वो फिर मेल मिलाप बढ़ाना शुरू करता है। और एक तरह से कहते हैं कि मतलब कहा जाता है कि मतलब मेल मिलाप के बाद फिर धीरे धीरे मतलब बहुत सारी बातें होती है। और एक तरह से मतलब कहते हैं कि इसमें एक छोटी सी घटना और घटित होती है इसके पहले, कि जब दोनों पति पत्नी अस्पताल से लौटते हैं तो जो उसके समाज के लोग हैं वे कहते हैं, वैन के रूप में कहते हैं कि राजा निर्वंशिया अस्पताल से लौट आए, कुलमा भी आई है। और इस वैन को सुन करके जगपति काफी तिलमिला जाता है और गुस्से में चंदा को भरा बुरा कहने लगता है। और इसी क्रम में यहाँ तक कह देता है कि तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। अब यह जो कहता है कि तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, कहीं ना कहीं यह जो कथन है एक स्त्री के लिए बहुत बड़ा एक तरह से कथन होता है, बहुत बड़ा एक तरह से वेदनापूर्ण होता है कि उसका पति यह कह रहा है कि उसे कुछ नहीं होगा, मतलब उसकी कोई संतान नहीं होगी। और इससे चंदा को काफी आघात पहुंचता है और फिर एक तरह से इसका नतीजा यह होता है कि काफी दुखी रहने लगती है। और दुखी होकर एक दिन वो सोई हुई है और अचानक पति के मन में प्यार आता है, उसके माथे को सहलाने लगता है और सहलाते सहलाते तकिए के नीचे से, सिरहाने के नीचे से अचानक उसका हाथ जाता है और वहां देखता है कि सोने के दोनों कड़े वहां पर पड़े हुए हैं। दोनों कड़े देख करके जगपति चौंक जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अस्पताल में जब इलाज हो रहा था तो चंदा ने उसे कहा था कि जो महंगी दवाइयाँ उसे मिल रही थी उसके बदले उसने कड़े उस कंपाउंडर को दे दिया था और उसी से उसका इलाज अस्पताल में हुआ था। वो सोचता है कि अगर कड़े चंदे के पास हैं तो इलाज का पैसा किसने दिया,
और यहीं से उसके मन में एक ठेस पहुंचती है और उसको लगता है कि जो उसकी पत्नी चंदा है उसे उसने सारी बातें नहीं बताई, लेकिन वो चुपचाप उन कड़ों को एक तरह से उसे सिरहाने के नीचे रख देता है। और फिर एक तरह से लेकिन उसका मन काफ़ी दुखी हो जाता है, और जब उसका मन दुखी होता है तो फिर कहते हैं कि धीरे-धीरे मन में जो एक तरह से जो एक बार आपका मन जब एक तरह से शंका से एक तरह से मतलब ग्रसित हो जाता है, तो आपके जीवन की पूरी दशा बदल जाती है, आपकी दिशा बदल जाती है। कई बार हमारे जो बड़े-बड़े समाजशास्त्री हैं, जैसे रॉबर्ट टी पार्क जैसे हैं या फिर एगन सिंह जैसे समाजशास्त्री हैं, जब समाज की मनोदशा का अध्ययन करते हैं, आम समाज का, खासकर ग्रामीण समाज का, तो कहते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन जो होता है या सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रियाएँ जो शुरू होती है, उससे कहीं न कहीं समाज में या व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी घटना घटती है कि व्यक्ति का पूरा वजूद हिल जाता है, समाज की पूरी दिशा बदल जाती है एक एक घटना से। तो कहा जा सकता है कि इस कहानी में भी जो एक तरह से उसके पति को जो कड़ा मिलता है, उस कड़े से उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। उसको लगता है कि थोड़ा-सा मतलब कुछ है, और इसी बीच जो बचन सिंह है एक दिन अचानक उनके घर आता है, उनसे हेलमेल बढ़ाने लगता है और फिर मतलब उसको लगता है कि कहीं न कहीं उसकी पत्नी के साथ जो अस्पताल का कंपाउंडर है, उसका कोई रिश्ता होगा। अब यह सही है गलत ये अलग बात है, लेकिन ये चीज़ कहीं न कहीं मतलब उसके मन में आकर के पकड़ लेती है, और कहते हैं कि एक बार आपके मन में जब शक पैदा हो जाता है तो फिर आपके जीवन की दशा बदल जाती है। इस कहानी में जो दूसरा पक्ष जो है कि जगपति को लगता है कि मतलब उसके जीवन में कोई काम उसको थोड़ा-सा आगे बढ़ना चाहता है, और वो चाहता है कि कोई अपना कारोबार शुरू करे, और इसके लिए उसे पैसे की सख्त ज़रूरत है, कहीं से उसको पैसा नहीं मिलता। अचानक बचन सिंह उसको मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके लकड़ी की टाल खोलने के लिए वो कर्ज दे देता है। जगपति को पता है कि वो पैसा ले रहा है उस आदमी से, जिस आदमी का उसकी पत्नी के साथ कुछ रिश्ता हो सकता है, इसके बाद भी वो पैसा लेता है। और उसकी पत्नी को भी पता है कि मेरा पति एक तरह से उस आदमी से पैसा ले रहा है जिसकी एक तरह से मतलब एक अलग निगाह उसके ऊपर है। कहने का मतलब कि जो एक स्त्री पुरुष संबंध में जो जटिलता होती है, उस जटिलता को दिखाने की कोशिश कमलेश्वर ने इस कहानी में की है कि एक पत्नी है, एक उसका पति है और एक उसका प्रेमी भी है। और कहते हैं कि पति पत्नी और वह का जो रिश्ता होता है बिल्कुल यह समाज की या किसी भी समाज का या किसी भी सामाजिक जिंदगी का सबसे एक तरह से जटिल एक तरह से रिश्ता होता है, और जटिल रिश्ता मतलब समाज के अंदर बड़े-बड़े मतलब परिवर्तन भी करता है, और व्यक्ति की ज़िंदगी में यह बड़ी-बड़ी घटनाओं का जनक भी होता है। आप देखेंगे इस कहानी में भी यही होता है। सब कुछ जानते हुए भी एक तरह से कहा जा सकता है कि एक तरह से जो मतलब जगपति है उससे पैसा लेता है, उसका अपनी लकड़ी का की टाल खोलता है, और खोलने के बाद वो बिज़नेस शुरू करता है, उसका बिज़नेस चल पड़ता है। लेकिन अचानक फिर तीसरी घटना जीवन में आती है, और यहाँ से कहानी का चौथा हिस्सा शुरू होता है, और इसमें कहते हैं कि फिर कहानी पूरा नैरेटर राजा निर्वंशिया की कहानी बताना शुरू करता है कि एक तरह से मतलब रानी जब सराय से लौटती है तो वह गर्भवती हो जाती है, और फिर उसको बच्चे होते हैं, और बच्चे फिर एक तरह से उस मतलब राजा के प्रदेश में मतलब एक तरह से पलने बड़े होने लगते हैं। और इसी बीच कहा जाता है कि नैरेटर कहता है कि राजा निर्वंशिया जो है कई वर्षों के बाद अपने देश वापस लौटता है, बहुत सारे धन कमा कर लौटता है, और एक तरह से उसकी गाड़ी में काफ़ी धन लदा हुआ है, और उसकी गाड़ी जब महल से थोड़ी दूर होती है तो उसकी गाड़ी जो है गाड़ी का पहिया जो है झाड़ी में उलझ जाता है, और काफ़ी कोशिश के बाद भी जब निकल नहीं पाता है तो एक पंडित कहता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा कहा जा सकता है कि आखिर कमलेश्वर को पंडित को लाने की क्या ज़रूरत पड़ी, कि पंडित यह कहता है कि यदि संकट के दिन जन्मे बालक के द्वारा घर से लाई गई सुपारी से छूने पर गाड़ी निकल जाती है, लेकिन कहता है कि ऐसा होगा, लेकिन यह तभी सफल होगा जब राजा जो होगा शर्त के अनुसार गाड़ी में लदा आधा धन उस बालक को दे दे। ऐसा ही होता है। राजा को नहीं पता कि जो बालक उसकी मदद के लिए आते हैं वे दोनों उसके ही बच्चे हैं, और जब वो अपना बचा हुआ धन लेकर के महल पहुंचता है तो देखता है कि अरे ये दोनों बालक तो वही है जो उसकी गाड़ी को मतलब एक तरह से निकाले थे,
और तब उसे पता चलता है अच्छा ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं, उसी के राजकुमार हैं। और फिर एक तरह से लेकिन उसके मन में जो शंका है कि मैं तो यहाँ था नहीं, फिर दोनों राजकुमार कहाँ से आए? और तब कहते हैं कि एक तरह से मतलब रानी जो है, जैसे हमने कहा था कि लोक कथा में कहा जाता है कि रानी जो होती है काफ़ी चतुर होती है, काफ़ी समझदार होती है और कई बार जो संपन्न समाज के लोग वो होते हैं, वो एक स्तर पर आकर के समझौता कर लेते हैं। और रानी भी यहाँ यह विश्वास दिलाने में एक तरह से सफल हो जाती है कि ये जो दोनों हैं एक तरह से, दोनों एक तरह से मतलब कहा जा सकता है कि दोनों उसके पुत्र हैं और दोनों उसी के राजकुमार हैं। पहले वो मानने को तैयार नहीं होता है। तब रानी को अपने सतीत्व की परीक्षा देनी होती है और फिर जब अपनी परीक्षा देती है तो राजा उसकी बात को मान लेता है कि हाँ ये दोनों मेरी ही संतान हैं और फिर वो एक तरह से दोनों के बीच समझौता हो जाता है। इस तरह राजा रानी खुशी खुशी रहने लगते हैं और कहानीकार या नरेटर कहता है कि यहाँ पर आकर के एक तरह से कहानी की एक तरह से मतलब कहानी राजा निर्वंशा की कहानी का समाप्त होती है और यह समाप्ति काफ़ी सुखांत है, काफ़ी सुखद इसका कहानी का अंत होता है। अब जो मूल बात है कि आखिर दूसरी कहानी का क्या हुआ, जो आधुनिक जीवन की कहानी है और वास्तविक कहानी है। यहाँ पर कहानीकार दिखा रहा है कि उसका व्यापार ठीक-ठाक चलने लगा और इसी बीच जो सबसे बड़ी घटना घटती है कि एक तरह से मतलब अचानक मतलब कहते हैं कि बचन सिंह की जब उसके घर में आवाजाही बढ़ती है तो धीरे-धीरे एक तरह से मतलब कहा जाता है कि चंदा जो है एक तरह से गर्भवती होती है और जब चंदा गर्भवती होती है तब एक तरह से मतलब उसको लगता है उसके पति को कि ये क्या हो गया। और यहाँ पर कमलेश्वर ने इस स्थिति का, जिसे कहते हैं कहानीकार की भूमिका क्या होती है, कहानीकार की जो सबसे बड़ी भूमिका होती है कि जो मानव मन की जो जटिल संरचना है उसको पकड़ने की कोशिश करता है और जब उसको पकड़ता है तो उसके पीछे बहुत सारे मतलब भाव होते हैं, बहुत सारे पक्ष होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है और फिर कहते हैं कि मतलब उन चीज़ों को समझ करके, उन चीज़ों को पकड़ करके या उन चीज़ों को धीरे-धीरे एक तरह से मतलब शब्दों के ज़रिए अंकित करके एक तरह से लेखक जो होता है वह उसको धीरे-धीरे बाँधता है। और कहा जाता है कि एक तरह से कहते हैं कि इस कहानी में भी कमलेश्वर ने लिखा है कि एक तरह से मतलब यहाँ पर आकर के वह उसको मतलब सोचता है और फिर उसको दिखाने की कोशिश करता है और इसी में कहता है कि एक तरह से मतलब जब धीरे-धीरे मतलब कहते हैं कि कहानीकार जो होता है बड़ी ही मतलब भावुकता के साथ, बड़ी ही मतलब प्यार के साथ कहानी के ऐसे क्षणों को आगे बढ़ाता है। और फिर मतलब इसमें कहा जाता है कि जब वो गर्भवती होती है, जब उसका बच्चा होने की बात आती है, तो कहानीकार यहाँ पर इन क्षणों को थोड़ा अलग तरीके से मतलब व्याख्यायित करता है। उसका अंश कुछ मैं आपके सामने पढ़ूँगा तो और साफ होगा। लिखा है, कहानीकार ने लिखा है, कहानीकार ने लिखा है कि तभी चंदा ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। जगपति को सामने देख उसे लगा कि वह एकदम नंगी हो गई हो। अतिशय लज्जित हो उसने अपने पैर समेट लिए, घुटनों से धोती नीचे सरकाई और बहुत संयत से उठकर रसोई के अंधेरे में खो गई। जगपति एकदम हताश हो वह कमरे में की देहरी पर चौखट में सिर टिकाकर बैठ गया। नजर कमरे में गई तो लगा कि पराये स्वर यहाँ गूंज रहे हैं, जिनमें चंदा का भी एक है। एक तरफ घर के हर कोने से अंधेरे सैलाब की तरफ बढ़ता आ रहा था एक अजीब निस्तब्धता, असमंजस, गति पर पथ भ्रष्ट, शकले पर आकारहीन। शब्दों को देखिए कमलेश्वर कैसे शब्दों का चयन कर रहे हैं। एक तरफ घर के हर कोने से अंधेरा सैलाब की तरफ बढ़ता आ रहा था एक अजीब निस्तब्धता, असमंजस, गति पर पथ भ्रष्ट, शकले पर आकारहीन। खाना खा लेते, चंदा का स्वर कानों में पड़ा। वह अनजाने ऐसे उठा जैसे तैयार बैठा हो। उसकी बात की आज तक उसने अवज्ञा न की थी। खाने तो बैठ गया पर कौर नीचे नहीं सरक रहा था। तभी चंदा ने बड़े सधे शब्दों में कहा, कल मैं गांव जाना चाहती हूँ। जैसे वह इस सूचना से परिचित था, बोला, अच्छा। चंदा फिर बोली, मैंने बहुत पहले घर चिट्ठी डाल दी थी, भैया कल लेने आ रहे हैं। तो ठीक है,
जगपति वैसे ही डूबा डूबा बोला, चंदा का बांध टूट गया और वह वही घुटनों में मुंह दबाकर कातर सी फफक फफक कर रो पड़ी। न उठ सकी न हिल सकी। जगपति क्षण भर को विचलित हुआ, पर जैसे जम जाने के लिए उसके होठ फड़के और क्रोध के ज्वालामुखी को जबरन दबाते हुए भी वह फूट पड़ा। अब देखिए, पति जब किसी पत्नी पर शक करता है या किसी स्त्री पर शक करता है तो उसके भाव कैसे होते। कमलेश्वर ने लिखा है, वह कहता है पति जगपति, यह सब मुझे क्या दिखा रही है, बेशर्म औरत, बेगैरत। उस वक्त नहीं सोचा था जब जब मेरी लाश तले, तब की बात झूठ है। और फिर सिसकियों के बीच चंदा का स्वर फूटा, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। ये छोटा सा संवाद है दोनों पति पत्नी के बीच में। पत्नी एक तरफ अलग से दुखी है, पति के मन में दुख का दूसरा भाव है। और फिर वे जो दुख के जो भाव हैं, एक तरफ मतलब पत्नी की बेवफाई का और दूसरी तरफ जो पति का जो भाव है, उसको समझने का मतलब। पत्नी बार बार अपने पति को समझना चाहती है, पुरुष को समझना चाहती है। उसे बार बार लगता है कि उसने तो कहीं ना कहीं अपने पति की मदद की है, और मदद इस सेंस में की कि पति जब उसका बेरोजगार था, उसका खर्च नहीं चल रहा था, तो कहीं ना कहीं एक तरह से बचन सिंह जो उसकी मदद करता है, इसलिए मदद करता है कि वह एक तरह से चंदा के प्रति आकर्षित है। यही आकर्षण बचन सिंह को इस बात के लिए बाध्य करता है कि वह एक तरह से मतलब जगपति की मदद करें। लेकिन ऐसा कुछ सब कुछ कहानी में घटित होता है। फिर उसके बाद जब उसकी पत्नी वापस चली जाती है, तो फिर कहते हैं कि इस कहानी का मतलब जो आखिरी हिस्सा, जो चौथा हिस्सा है, जैसे कि राजा निर्वंशा की कहानी में होता है कि राजा बहुत सुखी भाव से जीवन यापन करने लगता है, लेकिन इस कहानी में अलग होता है, घटना घटती है। और कहते हैं कि एक तरह से पत्नी बहुत बारीकी से कहती है कि करीब के खेत की मेड़ पर बैठे जगपति का शरीर भी जैसे जैसे कांप उठता। चंदा ने कहा था, लेकिन जब तुमने मुझे बेच, वही रुपया आग बन गए, जिसकी आंच में उसकी सहनशीलता, विश्वास, आदर्श मोम से पिघल गए। सकूरे बाग से लगे डंडे पर किसी ने आवाज लगाई। सकूरे ने कुल्हाड़ी रोककर वहीं से हाँक लगाई। कोने के खेत से लीक बनी है, जरा मेड़ मारकर नंगा ला गाड़ी। कहने का कि कहानीकार एक साथ समानांतर बहुत सारे मोर्चे पर काम कर रहा है। एक तरफ वह व्यक्ति के मन की पड़ताल कर रहा है, दूसरी तरफ वह पति जो है अपनी पत्नी की व्यथा को भी समझने की कोशिश कर रहा है। उधर पत्नी भी अपने पति की व्यथा को समझने की कोशिश कर रही है। यह जो एक तरह से आवाजाही है, एक मन से दूसरे मन में, दूसरे मन से तीसरे मन में, तीसरे मन से चौथे मन में, यह एक तरह से मतलब इस कहानी की बहुत बड़ी विशेषता है। और इसीलिए इस कहानी का जब अंत होता है, तो अंत में कहानीकार ने लिखा है, सबसे अंत में लिखा है कहानीकार ने, कहते हैं कि मतलब जैसे राजा का अंत बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन इस कहानी में जब उसको जब दुख होता है, तकलीफ होता है, तो बहुत दुखी होता है कि उससे गलती हो गई है। और जगपति को लगता है उस गलती को सुधारने के लिए वह जो काम करता है वो बहुत अच्छा काम नहीं करता है। और उसमें वह कहते हैं कि मतलब जैसे राजा निर्वंशा की कहानी में चल रहा था, कमलेश्वर ने लिखा है कि राजा ने दो बातें की, माँ सुनाती थी। एक तो रानी के नाम से उसने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, और दूसरे राजा के नए सिक्कों पर बड़े राजकुमार का नाम खुदवा कर चालू किया, जिससे राजभर में अपने उत्तराधिकारी की खबर हो जाए। मतलब जो बड़ा ही संपन्न व्यक्ति होता है, जो समर्थ होता है समाज में, वह एक अलग तरीके से मूव करता है समाज में। जैसे राजा ने रानी के नाम पर मंदिर बनवाया, और इस तरह से रानी को अपने आप कह सकते हैं कि अपनी स्त्री के प्रति जो राजा का प्रेम है उसको दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए मंदिर बना करके रानी को अमर कर देता है। और दूसरा, जो उसकी संतान है उसको अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए वह एक तरह से सिक्के बनवाता है, और सिक्के बन पर राजकुमार का मतलब जो बड़ा राजकुमार है उसका नाम खुदवा करके उसको पूरे राज्य में चलवा देता है। और इस तरह से कहते हैं कि वह दो काम करता है। लेकिन जो सामान्य मनुष्य है, सामान्य मनुष्य क्या काम करता है? अब यहाँ पर कमलेश्वर कहते हैं कि सामान्य मनुष्य तो बहुत संपन्न नहीं था, वो रानी को कैसे जिंदा रखता है और कैसे रानी को अमर रखता है। तो फिर यहाँ पर भी एक तरह से कमलेश्वर दिखाते हैं कि जगपति ने भी मरते वक्त दो पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम और दूसरा कानून के नाम। अब थोड़ा यहाँ विचार करना चाहिए कि चंदा के नाम जो उसने पर्चा लिखा उस पर क्या लिखा और क्यों लिखा।
जैसे चंदा के नाम उसने जो पर्चा लिखा उसमें उसने लिखा, कोट में कर रहा हूँ, लिखा है, कमलेश्वर ने लिखा है कि चंदा, मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम एक बच्चे को लेकर चली आना। अभी 2-1 दिन मेरी लाश की दुर्गति होगी, तब तक तुम आ सकोगी। चंदा, आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले मर चुका था, बच्चे को लेकर जरूर चली आना। अब ये जो कहता है कि चंदा आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है, अब ये पश्चाताप मारता है। और कहानी का जो दूसरा हिस्सा है जिसमें कहता है कि जगपति ने भी 2 काम किए, और दूसरे हिस्से में जगपति कहता है, लिखता है, कानून के नाम उसने जो चिट्ठी लिखी उसमें लिखा कि किसी ने मुझे मारा नहीं है, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूं कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। मैंने अफीम नहीं, रुपये खाए हैं, उन रुपयों में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा। मेरी लाश तब तक न जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर ना आए जाए, आगे आग बच्चे से दिलवाई जाए, बस। इसका मतलब कि कहानी का आखिरी वाक्य सुनिए जो कहता है, माँ जब कहानी समाप्त करती थी तो आसपास बैठे बच्चे फूल चढ़ाते थे। मेरी कहानी भी खत्म हो गई, पर मेरी कहानी पर फूल चढ़ाने वाला कोई नहीं है। जाहिर है कि जगपति की कहानी खत्म होती है, जगपति आत्महत्या करता है अफीम खा करके। लेकिन क्या लिखता है, कहता है कि आग बच्चे, मतलब कानून को जो चिट्ठी लिखा उसमें लिखता है कि आग बच्चे से दिलवाई जाए। तो यह आग बच्चे से दिलवाई जाए काफी सिंबॉलिक है, और इसके जरिए कहीं ना कहीं जो एक तरह से कहानीकार है, वह कहानीकार यह दिखाने की कोशिश करता है कि जगपति भी एक तरह से इस आग का अधिकार अपने बच्चे को देख करके एक तरह से कहीं ना कहीं एक तरह से जो उसकी चंदा है, चाहे उसकी संतान वैध हो या अवैध हो, उसको स्वीकार कर लेता है। इसका मतलब कि पति को अगर आग उसके बच्चे दें जैसे भी हो, तो समाज उसकी मतलब दावेदारी को स्वीकार कर लेगा कि यही उसका असल में बेटा है, उसकी संतान है, और उसको चूंकि आग देने का अधिकार है। और इस तरह से कहानी का अंत होता है। जो सबसे बड़ी बात है इस कहानी पर, जब आप पढ़ेंगे इस कहानी को, जो मैं आपसे कह रहा था चर्चा, कि पूरी कहानी की समीक्षा करने पर पता चलता है कि राजा निर्वंशिया कहानी में एक तरह से मतलब यह एक लोक कथा और लोक विश्वास की कहानी है। और कहीं ना कहीं एक तरह से जो कथाकार कमलेश्वर हैं, इस लोक कथा के सहारे लोक में जो विश्वास है, इस समाज में हर समस्या का समाधान है। थोड़े समय के लिए मनुष्य भ्रमित होता है, लेकिन हम उस भ्रम से भी मुक्ति पा सकते हैं तब जब हम जीवन को समझने की कोशिश करें या जीवन के यथार्थ को समझें। कहीं ना कहीं इसके जरिए मतलब कमलेश्वर यह कहना चाहते हैं कि एक तरह से मतलब इस निर्वंशिया की लोक कथा के बहाने इसका उपयोग करके कमलेश्वर जो है वो आधुनिक जो समाज है उसमें जो पति पत्नी का जो रिश्ता है और जगपति और चंदा का जो रिश्ता है उसकी यथार्थ जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। और कई बार हम लोग को लगता है कि जो दोनों कहानी जो चलती है, राजा निर्वंशिया की लोक कथा और एक तरह जगपति और चंदा की कहानी, इन दोनों ही कहानी में जो सबसे बड़ी समानता है कि दोनों एक तरह से निसंतान है। और दोनों के जीवन में यह एक तरह से मतलब जो समाज है, जो शेष समाज है, वह यह बात आरोपित करता है कि निसंतान होना एक तरह से समाज में अपशकुन माना जाता है। वहां पर बेहतरनी भी राजा को प्रताड़ित करती है कि वह निसंतान है, उसको देखने से हमें दिन भर खाना पीना नहीं मिलेगा। और यहाँ पर भी जब अस्पताल से जगपति और चंदा लौटते हैं तो एक तरह से उसके समाज के लोग, गांव के लोग कहते हैं कि आ गए राजा निर्वंशिया निसंतान। तो कहीं ना कहीं एक तरह से मतलब ये होता है। दूसरी जो बात इस कहानी में दिखाई पड़ती है कि राजा भी मंत्री के साथ जब उसकी पत्नी उसकी खोज में जाती है और लौटती है तो राजा अपनी पत्नी को मंत्री के साथ देखकर उस पर संदेह करता है, शक करता है। लेकिन रानी जो है बहुत ही आत्मविश्वास के साथ राजा के मन में बैठे उस शक को दूर करती है। लेकिन फिर भी राजा का शक समाप्त नहीं होता है और राजा एक तरह से घर बार छोड़ करके चला जाता है। तब रानी मतलब अपने तरीके से राजा के साथ सहवास करती है और फिर उसके बाद मतलब उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है।
यहाँ पर भी जो यथार्थ कहानी है जगपति और चंदा की, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मतलब पति जो है अपनी पत्नी पर शक करता है, लेकिन पत्नी के मन में पति के प्रति कोई अलगाव बोध नहीं है। काफ़ी पति के प्रति उसके मन में गहरा भाव बोध है, उसको लगाव है, उसको प्यार है, अपने पति के दर्द को समझती है। ठीक वैसे ही लोक कथा में जो रानी है वह भी अपने पति के दर्द को समझती है। तो कहीं न कहीं कमलेश्वर जो दूसरी बात इस कहानी के ज़रिए दिखाना चाहते हैं कि स्त्री जो होती है अपने पति के प्रति काफ़ी प्रतिबद्ध होती है भारतीय समाज में। और भारतीय समाज की संरचना ऐसी है कि अपने पति के प्रति प्रतिबद्ध होना, कई बार इसे आप कहेंगे कि मतलब ये हमारी पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है उसने ये सब कर रखा इसीलिए ऐसा होता है। लेकिन ऐसा हम नहीं मान सकते क्योंकि कमलेश्वर जिस तरीके से चीज़ों को रख रहे हैं, दोनों जीवन प्राचीन समाज में किस तरह की ज़िंदगी थी, आधुनिक समाज में कैसी है। आप देखेंगे कि मतलब कई बार जो शेष समाज जब बड़े से बड़े लोग पर लांछन लगाता है तो उसका जवाब देना ज़रूरी होता है, मतलब क्योंकि समाज ने दबाव लगाया है। कई बार आम मनुष्य दबाव में आकर के जवाब नहीं दे पाता है। आप गौर करेंगे कि मतलब जो एक तरह से लोक विश्वास जो है उसके आधार पर, जैसा मैंने कहा कि निसंतान होना समाज में सबसे बड़ा अपशकुन माना जाता है। इसका प्रभाव एक तरह से मतलब रानी के, आप कह सकते हैं कि दुष्चरित्रता का प्रभाव एक तरह से राजा पर तरह से नहीं पड़ता है। हो सकता है कि मतलब समर्थ जो व्यक्ति होता है वो थोड़ा सा उसका दिमाग बड़ा होता है और संकुचित मन का नहीं होता है, और राजा इसीलिए राजा आत्महत्या नहीं करता है। और फिर राजा और रानी के दोनों के संबंध को बाद में ऐसे समाज स्वीकार कर लेता है, और हो सकता है कि इसीलिए मतलब रानी और राजा की जिंदगी बेहतर नहीं चलती है। दोनों शादी ब्याह तब इस तरह घटनाओं के बाद भी एक खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन यथार्थ जीवन में क्या होता है? यथार्थ जीवन में ऐसा नहीं होता है। लोग कहते हैं कि समाज बहुत ही कटु होता है। सामाजिक जो यथार्थ होता है यही होता है कि समाज इसको नहीं स्वीकार करता है, और इसीलिए इस कहानी में दिखाई पड़ता है कि जो जगपति है, जब समाज उसको कहने लगता है कि उसकी पत्नी की संतान जो है उसकी नहीं है, अवैध संतान है, तो वह धीरे धीरे एक तरह से आत्महत्या कर लेता है। नामवर जी ने इस कहानी पर विचार करते हुए कहा है कि लोक कथा की पृष्ठभूमि में एक आधुनिक निम्न मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है। दो भिन्न युगों के निर्वंशीय की जीवन कथा दो रेखाओं की तरह एक दूसरे को छूती और काटती हुई चलती जाती है, चली जाती है। मतलब कहानी समानांतर चले, अब कहाँ काटती है? वहां काटती है कि एक जगह मतलब राजा तो जीवन यापन करने लगता है, बट जो आधुनिक समाज का जो निर्वंशीय है वह आत्महत्या कर लेता है। अब जो कहा जा सकता है कि दोनों कहानी में अपने समय का जो सामाजिक जो यथार्थ बोध है वो दिखाई पड़ता है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति मन की जो एक तरह से विशेषता है, जो मनोदशा है, उसका चित्रण कमलेश्वर बहुत ही मतलब एक तरह से बारीकी के साथ करते हैं। बहुत ही मतलब कहिए कि मतलब छोटे छोटे शब्दों के साथ हुए मन की दशा को उभारने की कोशिश करते हैं। और एक तरह से आप यह भी कह सकते हैं कि जो निम्न वर्गीय समाज की जो जिंदगी है और उस समाज में जो स्त्री का जो संघर्ष है, उसको कमलेश्वर दिखाने की कोशिश करते हैं कितना संघर्ष से भरा हुआ है। स्त्री को निम्न और मध्यवर्गीय समाज में हर कदम पर अपने होने का एक तरह से प्रमाण देना पड़ता है। और क्या प्रमाण देना पड़ता है? कि वह पुरुष के प्रति नैतिक रूप से चरित्रवान है, वह उसके प्रति आस्थावान है, और कहीं ना कहीं यह भी दिखाई पड़ता है कि एक तरह से समाज के आदर्शों और नैतिक बंधनों से स्त्री जकड़ी हुई है, और उसको एक तरह से अपने पति के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का भाव रखना पड़ता है। उसे किसी दूसरे पुरुष के साथ उस स्तर पर अपने संबंध का या सामाजिक स्तर पर नहीं ले जाना पड़ता। लेकिन जो सबसे बड़ी विडंबना है कि समाज में सिर्फ नैतिकता से नहीं चलता है, समाज सिर्फ आदर्श से नहीं चलता है। समाज में एक मनुष्य को बेहतर जिंदगी बिताने के लिए उसे कुछ संसाधन की जरूरत पड़ती है, उसे कुछ रोजगार की जरूरत पड़ती है, कुछ काम धंधे की जरूरत पड़ती है, और यहीं पर आकर के मनुष्य कमजोर पड़ता है। और आप देखेंगे इस कहानी में भी कमलेश्वर दिखाते हैं कि अपने को सरवाइव करने के लिए, अपने को जीवन में स्थापित करने के लिए एक तरह से जो जगपति है वो उधार लेता है, कर्ज लेता है, और कर्ज से फिर अपना एक तरह से अपना कारोबार शुरू करता है। और कहीं ना कहीं यह जो कर्ज है, यह कर्ज ही एक तरह से मतलब उसकी जिंदगी का एक तरह से मतलब कहा जा सकता है
कि मतलब उसके जीवन का या उसके मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि इस कहानी का जो पूरा जो वजूद है, जैसे कहानी के शिल्प के बारे में तो हम कहेंगे कि इसमें कहानी का शिल्प काफ़ी मतलब सुंदर है, बेहतरीन है। किस्सा गोई काफ़ी ज़बरदस्त इस कहानी में है और उस किस्सा गोई में 3 कहानियाँ साथ-साथ चलती है। एक राजा निर्वंशा की कहानी, दूसरी कहानी जो है एक तरह से जगपति और चंदा की, और तीसरी कहानी है जो माँ अपने बच्चों को सुना रही थी। राजा निर्वंशिया थे और दूसरे जगपति थे। तो कहीं न कहीं एक तरह से कहानी में एक तरह से कहा जाता है कि लोक कथा के उपयोग के बहाने एक तरह से जीवन के की समस्याओं को एक तरह से देखने की कोशिश की गई। आखिर में जो मैं बात मैं कहना चाहूँगा इस कहानी के ज़रिए, इस कहानी में आखिर कमलेश्वर जो चीज़ दिखाना चाहते हैं, वही दिखाना चाहते हैं कि आज भी हमारे समाज की जो सबसे बड़ी समस्या है, वह आर्थिक विसंगतियाँ हैं। आज भी समाज में आर्थिक संसाधन का बराबर वितरण नहीं हो पाया है और इसीलिए प्रगतिशील लेखकों ने बार-बार एक तरह से, चाहे प्रेमचंद हो, चाहे फणीश्वरनाथ रेणु हो या शेखर जोशी या मार्कंडेय या अमरकांत जैसे कहानीकार हों, ये सारे के सारे कहानीकार, कमलेश्वर तो नई कहानी के दौर के कहानीकार हैं और हिंदी कहानी में मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव की तिकड़ी काफ़ी मशहूर रही है। और इनका महत्व इसीलिए है कि ये तीनों कहानीकार जो हैं कहानी में कहानी की भाषा, कहानी के शिल्प में काफ़ी प्रयोग करते हैं। इसके परे जो 2 कहानीकार हैं, निर्मल वर्मा और फणीश्वरनाथ रेणु, ये सब एक तरह से नई कहानी की जो भाषा है या 1947 या स्वाधीनता के बाद की हिंदी कहानी की जो भाषा है, उसको आगे लेकर के जाते हैं। इनकी भाषा वैसी ही नहीं है जो पहले की कहानी की भाषा है, चाहे वो प्रेमचंद की भाषा हो या जैनेन्द्र की हो या यशपाल की हो। अपनी कहानी में बिंबों और प्रतीकों के जरिए भारतीय समाज का जो एक तरह से यथार्थ है, उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। और कहीं न कहीं इसीलिए इस कहानी का शीर्षक भी अपने आप में एक बड़ा-सा मतलब प्रतीक है, राजा निर्वंशिया, मतलब निसंतान होना भारतीय समाज में आज भी सबसे बड़ा मतलब एक तरह से अवसर माना जाता है। थोड़ा-सा हम अगर समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखें तो यह भी पता चलता है कि समाज 2 तरह का होता है। एक समाज वह जिसको हम लीगल मानते हैं, दूसरा जो होता है हम जिसको इल्लीगल नहीं मानते हैं। और कहा जाता है कि लीगलिटी कौन प्रदान करता है? इसको देने वाले 2 लोग होते हैं। एक धर्म या तो आपको लीगल बनाता है या फिर जो कानून है या कोर्ट है वो आपको लीगल बनाता है। कानून और एक तरह से धर्म, जिसको सही मान ले वह सही होता है और जो इन दोनों को सही नहीं मानता है, दोनों जिनको सही नहीं मानते गलत हो जाता है। और इसीलिए एक तरह से पुराने समय में तो राजा काफ़ी समर्थ होता, धर्म का अवतार होता था और इसलिए राजा जो करता था उसको लोग सही मान लेते थे, जो भी कहे राजा। लेकिन आधुनिक समाज में तो ऐसा नहीं। आधुनिक समाज में तो आज भी जो धर्म है और कानून है काफ़ी प्रभावशाली है। धर्म अगर कह दे कि ये गलत है तो शायद समाज के बहुत सारे लोग उसको सही कहने से परहेज करते हैं। वैसे अगर कानून किसी को गलत ठहरा दे तो बड़ी मुश्किल होता है उसको सही ठहराना। और कहा जाता है कि इस कहानी में भी कहानीकार ने, या हम कहेंगे कि मतलब जहाँ भी यह संदेह होता है कि यह संतान अवैध है, समाज की पूरी मतलब चेतना बदल जाती है, समाज की सोचने की दिशा बदल जाती है और फिर जो समाज है यह मानने लगता है कि यह वाकई यह मतलब अवैध है और इसको मतलब सही नहीं माना जा सकता। इस कहानी के जरिए भी कमलेश्वर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि यह जो संदेह पैदा होता है अवैध होने का, यह हमारे मन के अंदर का वहम है। व्यक्ति व्यक्ति होता है, समाज समाज होता है और समाज को हमेशा गतिशील तत्वों के साथ मिल करके चलना चाहिए और समाज रुकता नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी विशेषता इस कहानी की है, जो मुझे लगती है बार बार और इस पाठ में भी उभारने की कोशिश की गई है, कि राजा के लिए निसंतान होना सबसे बड़ी समस्या थी, लेकिन जगपति और चंदा के लिए बड़ी समस्या आर्थिक अभाव है। यही यह कहानी कहना चाहते हैं। मतलब आज भी आर्थिक जो अभाव है वह एक तरह से हमारे समाज का की सबसे बड़ी समस्या है। और आज भी जो हमारा निम्न वर्गीय समाज है या मध्यवर्गीय, निम्न मध्यवर्गीय समाज है, आज भी आर्थिक अभाव से ग्रसित है। आज भी एक तरह से जो किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, चाहे उसका रीजन जो भी हो, लेकिन मूल कारण आर्थिक ही है। तो कहीं ना कहीं अर्थ जो है हमारे समाज को चलाता है और जहाँ पर भी अर्थ एक तरह से मतलब असंगतियाँ पैदा करता है और समाज की गतिशीलता को प्रभावित करता है,
और फिर समाज एक तरह से आगे ठीक से नहीं बढ़ पाता। तो कहीं न कहीं राजा निर्वंशिया कहानी के ज़रिए एक तरह से भारतीय समाज, जो प्राचीन भारतीय समाज और आधुनिक भारतीय समाज है, उसमें एक तरह से जो निसंतान होने का जो एक तरह से दर्द है और उसका बेसिक जो कारण है, जो आर्थिक कारण है, उसकी तरफ यह कहानी इशारा करती है। कहानी बहुत अच्छी है और कहानी की कला तो खैर मैंने कहा कि काफ़ी किस्सा-गोई के तत्व इस कहानी में है। कहानियाँ पढ़िए तो कहानी को पढ़ते जाएँगे, यही कहानी की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि एक बार आप कहानी पढ़ना शुरू करते हैं, कहानी आपको तेज़ी से पढ़ाती रहती है। और कहीं न कहीं मतलब ये कमलेश्वर की ये कहानी कला थी कि वो कहानी को किस्सा-गोई शैली में लिखते हैं, चाहे उनकी दूसरी कहानियाँ मांस का दरिया हो, ये सब कहानियाँ जो है कमलेश्वर की बहुत अद्भुत और यादगार कहानियाँ हैं। और कमलेश्वर इसीलिए कमलेश्वर मांस का दरिया या राजा निर्वंशिया जैसी कहानी के चलते हिंदी कहानी में एक बड़े नाम के रूप में जाने जाते हैं। तो धन्यवाद आपका। फिर हम आगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे।